फिल्म की शुरुआत बहुत ही अजीब पानी के नीचे छिपे एक अद्भुत गुफा से होती है, लेकिन जैसे जैसे कैमरा अंदर की तरफ मुड़ती है वो एक्चुअली में पानी में डूबा एक घर निकलता है जहां एक औरत जैसे गहरी नींद में तैरते नजर आती है। पर करीब ही रखे अलार्म के बजते ही हमें समझ आता है कि ये बस एलाइजा का एक सपना था। अब अनाथ आश्रम में पली बड़ी एलाइजा की बात करें तो वो एक मासूम और शांत स्वभाव की औरत है जो बेचारी सुन तो सकती है पर बोल नहीं सकती, क्योंकि जब वो छोटी थी तब उसके साथ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट घटा जिसके घाव उसके गले पर आज भी नजर आते हैं, जिससे उसकी वॉइस बॉक्स डैमेज हो गई, जिसी के कारण अब वो बोल नहीं पाती, इसलिए वो हमेशा इशारों में बातें करती है। वहीं फिल्म के इस तरह की शुरुआत से हमें ये समझ आता है कि मूवी 1960 के कोल्ड वॉर के समय की है, जहां पॉलिटिकल टेंशन और साइंटिफिक राइवलरी का माहौल है। और एलाइजा के डेली रूटीन से हमें ये समझ आता है कि उसकी जिंदगी बहुत ही सिंपल और रूटीन ड्रिवन है, जिसमें वो हमेशा सुबह जल्दी उठकर अपने आप को तैयार करती, अपने एग्स को बॉईल करती और फिर ऑफिस के लिए निकल जाती। पर इस उम्र में भी उस बेचारी का कोई जीवन साथी नहीं है, इसलिए वो हमेशा आइसोलेटेड फील करती है। लेकिन उसके कुछ अच्छे दोस्त जरूर है, जैसे जाइल जो उसका पड़ोसी है, जो एक एजिंग स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जो एलाइजा को अपनी फैमिली की तरह मानता है। ऑफिस में भी एलाइजा की एक और दोस्त नेम जेल्डा है जो एलाइजा के लिए दूसरों से लड़ भी जाती है। एलाइजा की वर्क प्रोफेशन के बारे में बात करें तो वो एक हाई सिक्योरिटी गवर्नमेंट रिसर्च फैसिलिटी में हाउसकीपिंग का काम करती है, जो एक टॉप सीक्रेट लैब है जहां यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस रेस और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बढ़त पाने के लिए साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। पर आज से एलिजा की जिंदगी एकदम बदल जाने वाली है, क्योंकि आज उनके लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ रहस्यमय कीमती चीज भी ला रही है, जो चीज आज तक किसी ने नहीं देखी। और फिर हम देखते हैं कि मिलिट्री पर्सनल रिचर्ड एक अजीब सा वाटर टैंक में कुछ तो लेकर आया है, जिसके अंदर जब एलिजा झांकने की कोशिश करती है तो कुछ तो डरावना उसमें से आजाद होने की कोशिश करता है, यानी कि उसके अंदर कोई अजीब पानी में रहने वाला क्रीचर है। इसी दौरान हमें रिचर्ड के बारे में जानने को मिलता है, जो एक हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो यूएस मिलिट्री के लिए काम करता है, जिसका काम उस एम्फीबियस क्रीचर पर हो रहे रिसर्च को सुपरवाइज करना है, जो एक सच्चा देशभक्त होने के साथ साथ स्वभाव से बहुत ही निर्दय, अत्याचारी और अथॉरिटेरियन भी है। वहीं वो इस क्रीचर को कोई जिंदा जीव के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक एसिड या खतरे के रूप में देखता है, जिसे मैनेज करना जरूरी है, क्योंकि ये वो 1960s का दौर है जहां सोवियत और अमेरिकन के बीच टेक्नोलॉजिकल वॉर चल रहा है कि कौन टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहेगा। और इसी के चलते वो इस क्रीचर पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे वो इसका प्रयोग अपने मिलिट्री में कर सकते हैं। लेकिन रिचर्ड की क्रूरता उसे भारी पड़ती है, क्योंकि जब एलाइजा और जेल्डा ब्रेकफास्ट करने ही बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है, जिसके कुछ सेकंड बाद रिचर्ड खून में सना उसी चेंबर से बाहर निकलता है जहां वो क्रीचर कैद है। एलाइजा और जेल्डा को जब वहां साफ सफाई करने के लिए भेजा जाता है तब वहां उन्हें खून ही खून और रिचर्ड के 2 कटे हुए उंगली मिलते हैं, यानी कि क्रीचर ने उसकी ऐसी हालत की। उसी दौरान फाइनली एलाइजा क्रीचर को भी इतने करीब से देख पाती है, जिसके हाथ पैर लगभग एक इंसान जैसे होते हैं, जिसके शरीर पर चोट के निशान भी थे, यानी कि रिचर्ड क्रीचर को टॉर्चर कर रहा है, जो देखकर एलाइजा को बहुत बुरा लगता है। इसलिए अब अगले दिन एलाइजा फिर से क्रीचर से मिलने जाती है, जिस बेचारे को इस बार चेन से बांधा गया था। एलाइजा उसे अंडे के लालच में करीब आने के लिए इशारा करती है, जो पहले तो एलाइजा से थोड़ा डरता है, पर बाद में उसे एलाइजा पर ट्रस्ट बनने लगता है। लेकिन रिचर्ड जो कंट्रोल रूम से सब ऑब्जर्व कर रहा था, उसे एलाइजा का वहाँ ताकजा करना पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे वहाँ जाने से मना करता है। लेकिन एलाइजा उसकी नहीं सुनती और चोरी चुप्पे अगले दिन फिर से उससे मिलने आती है, और इस बार तो वो बिना किसी को पता चले फोनोग्राफ भी लाई थी, जो वो क्रीचर के लिए प्ले भी करती है, इस उम्मीद में कि म्यूजिक से उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो, जो सही साबित होता है। इसलिए अगले दिन से एलाइजा उसके लिए रोज ढेर सारा अंडा, अलग अलग म्यूजिक प्ले करना और उसे डांस करना भी सिखाती है, जिससे दोनों में धीरे धीरे डीप अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, जो चीज डॉक्टर रॉबर्ट देख लेता है, पर उसमें भी क्रीचर के प्रति सहानुभूति थी, इसलिए वो ये बात डॉक्टर रिचर्ड को खबर नहीं करता। लेकिन कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि रॉबर्ट दरअसल एक सीक्रेट सोवियत एजेंट नेम डिमिट्री है, जो सीक्रेटली इस लैब की सारी जानकारी सोवियत को लीक कर रहा है। उसका प्राइमरी मिशन क्रीचर को मार देने का है, इससे पहले कि अमेरिकन उस पर रिसर्च करके उससे कुछ ऐसा सीख सके जो उनके खिलाफ प्रयोग किया जा सके।
पर डिमिट्री खुद ऐसा करना नहीं चाहता, इसलिए मिशन को टालता रहता है। वहीं अगले दिन जब एलाइजा फिर से क्रीचर को चोरी छिप पे विजिट करती है, तब वो देखती है कि उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है, जो दर्द के मारे रो रहा था। ये देख अब एलाइजा के तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसे तुरंत छिपना पड़ता है क्योंकि रिचर्ड वहाँ धमकता है, जो क्रीचर पर अपना टॉर्चर जारी रखता है। इसके कुछ देर बाद अब मिलिट्री के जनरल भी लैब विजिट करते हैं, जो रिचर्ड की तरह एकदम निर्दय। उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रीचर पर क्या अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें बस रिजल्ट से मतलब है कि क्या इसका प्रयोग मिलिट्री हथियार के तौर पर किया जा सकता है। डॉक्टर रॉबर्ट अपना विचार शेयर करता है कि उन्हें कुछ और समय चाहिए इसे ठीक से समझने के लिए, क्योंकि अभी तक वो उसके पावर्स या वो कैसे फंक्शन करता है वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए है। वो ये भी जनरल से कंप्लेन करता है कि क्रीचर को टॉर्चर करने से उनके यार कुछ नहीं लगेगा, पर निर्दय रिचर्ड का कुछ और ही प्लान था। उसका मानना था कि क्रीचर की चीर फाड़ करके ही वो उसके बारे में ठीक से समझ सकते हैं, यानी कि वो क्रीचर को मारकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स करना चाहता है, जो बात एलाइजा सीक्रेटली सुन रही थी। डॉक्टर रॉबर्ट अब जनरल को ऐसा ना करने की बहुत विनती करता है, पर जनरल नहीं मानता और उसे सिर्फ कुछ ही दिन का मोहलत देता है, जिसके बाद उसे क्रीचर को मारकर ही उस पर स्टडी करना होगा। अब ये जानने के बाद तो एलाइजा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दोनों में डीप बॉन्डिंग बन गई थी और वो क्रीचर के साथ ऐसा होते नहीं देख सकती थी। इसलिए वो अपनी परिस्थिति जाइल्स को बताती है और मदद मांगती है क्रीचर को लैब से गायब करने की। जाहिर तौर पर जाइल्स इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि एक हाईटेक मिलिट्री लैब से किसी को गायब करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। पर वहीं वो एलाइजा के दर्द को समझ भी सकता था, वो उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकता था, इसलिए वो आखिर में मान जाता है। इधर डिमिट्री को उसकी सोवियत सीनियर्स ये अपडेट करते हैं कि अब समय आ चुका है क्रीचर को खत्म करने का, क्योंकि अमेरिकन को उस पर शक होने लगा है, जिसके लिए वो उसे एक जहरीला इंजेक्शन और टाइमर बॉम्ब भी देते हैं, जिस बॉम्ब की मदद से वो लैब का पावर कुछ देर के लिए कट कर सकता है, जिसकी आड़ में वो क्रीचर का काम तमाम कर सकता है। डिमिट्री ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर उसके ऊपर अब प्रेशर बनने लगा था। वहीं एलाइजा लैब के लॉन्ड्री पिकअप स्केड्यूल और सिक्योरिटी कैमरास को स्टडी करने लगती है कि कौन सा ऐसा कमजोर समय है जब क्रीचर को यहाँ से उड़ाया जा सकता है। इधर जाइल्स भी जो पेंटिंग में माहिर है, वो एक फेक आईडी और वैन को वैसे ही पेंट करने लगता है जैसे कि लॉन्ड्री वैन हर रोज लैब विजिट करता है। अब देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जब क्रीचर का चीरफाड़ होना था, और आज ही के दिन एलिजा भी क्रीचर को यहाँ से उड़ा ले जाने वाली थी, इसलिए वो कुछ जरूरी सिक्योरिटी कैमरास के एंगल को बदल देती है और बाकी का भी तैयारी करती है। और जब सही समय आता है वो क्रीचर को चैन से आजाद करने में लग जाती है, लेकिन डिमिट्री उसकी चोरी पकड़ लेता है। पर सिंस उन दोनों का मकसद एक ही है, वो एलाइजा की मदद करता है क्रीचर को जंजीरों से आजाद करने में, और फिर वो उसे लॉन्ड्री ट्रॉली के अंदर छिपाकर लोडिंग डॉक की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं जाइल्स भी वैन लेकर पहुंच जाता है, जिसकी कुछ देर बाद डिमिट्री भी चोरी से वो टाइमर बम पावर ग्रिड के करीब लगा देता है। पर चालाक रिचर्ड को भनक लग जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, इसलिए वो तुरंत ही लोडिंग डॉक की तरफ भागता है। वहीं इधर जेल्डा समझ गई थी कि एलिजा क्या करने के विचार में है, इसलिए वो एलाइजा को ऐसा करने से मना करती है, पर अंत में वो मान भी जाती है। लेकिन गेट पर जाइल्स के फेक आईडी का भांडा फूट जाता है और अब सिक्योरिटी गार्ड उसे गिरफ्तार करने पड़ता है, लेकिन उसी पल वो बॉम्ब भी डेटोनेट हो जाता है, जिससे प्राइमरी सिक्योरिटी कैमरास थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाते हैं। और उसी पल डिमिट्री भी गेट पर सही समय पर पहुंचकर उस सिक्योरिटी गार्ड को उसी पॉइजन इंजेक्शन से ढेर कर देता है। जाइल्स अब एलिजा और क्रीचर के लिए वहां से भागने ही वाला था, लेकिन रिचर्ड वहां पहुंचकर उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वो वहां से भागने में कामयाब होते हैं। और इस तरह किसी को पता भी नहीं चलता कि आखिर इसमें कौन कौन शामिल थे, क्योंकि किसी का भी चेहरा रिवील नहीं हुआ था। एलाइजा और जाइल्स अब क्रीचर को अपने घर लेकर आते हैं और उसके लिए पूरी व्यवस्था भी करते हैं, क्योंकि उनका प्लान उसे फिर से पोर्ट हब के जरिए समुद्र में छोड़ने का है। लेकिन पोर्ट का दरवाजा बंद है और पानी का स्तर लो है, इसलिए जब तक पानी का स्तर बारिश से पोर्ट के दरवाजे के बराबर नहीं हो जाता, उन्हें कुछ दिन तक क्रीचर को अपने साथ ही रखना होगा। इसलिए एलाइजा और जेल्डा अपना नौकरी जारी रखते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। पर यहाँ रिचर्ड की परेशानी बढ़ने लगती है, क्योंकि जनरल इस खबर से खुश नहीं थे, यानी कि इससे रिचर्ड का करियर दांव पर लग गया था।
उसे शक सीधे सोवियत एजेंट्स पर जाता है, इसलिए वो पूरी छानबीन करता है, जिससे उसका शक अब डॉक्टर रॉबर्ट यानी कि डिमिट्री पर पड़ने लगता है, क्योंकि वो ही एकलौता इंसान है जो क्रीचर को मारने के खिलाफ था। यहाँ क्रीचर भी अपने आप को नए माहौल में डालने की कोशिश करता है, लेकिन एक पल जब जायल्स का उस पर नजर नहीं होता तब वो उनके पेट कैट को शिकार समझकर निगलने लगता है, क्योंकि वो मांसाहारी था और उसे रोकते दौरान क्रीचर के नोकीले पंजे से जायल्स को खरोच आ जाती है। पर जायल्स उसकी जंगली हैबिट को समझ सकता था, इसलिए वो उसे कोई ठेस नहीं पहुंचाता। पर हैरानी की बात तो ये थी कि जब क्रीचर शांत हो जाने पर जायल्स को अपनी तरह से सॉरी कहते हुए जब उसके सर और उस घाव पर हाथ रखता है तब वो क्रीचर किसी कारण से चमकने लगता है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। इसी दौरान क्रीचर और एलाइजा में एक मोमेंट बनता है, क्योंकि क्रीचर एलाइजा के लिए किसी इंसान से कम नहीं था, वो उसके दिल के बहुत करीब आ चुका था। जिसके तुरंत बाद हम देखते कि जब वो ऑफिस के लिए जा रही थी और जब बारिश हो रही होती है तो जैसे जैसे वो अपना हाथ बस की खिड़की पर फहराती है, पानी के कुछ बूंदे भी जैसे उसे फॉलो करते नजर आते हैं, जिसका भी पजल एंड में रिवील होगा। वहीं बारिश का गिरना अच्छा साइन था, यानी कि पोर्ट के करीब का पानी अब तक भर चुका होगा, जिससे क्रीचर यहाँ से निकल सकेगा। वहीं आज जायल्स डिस्कवर करता है कि क्रीचर ने उसे जिस भी जगह छुआ था वो एकदम क्योर हो गया और उसके टकले सर पर भी बाल उगना शुरू हो गए, यानी कि क्रीचर में हील करने की शक्ति है। यही कारण है कि जिस अमेज़न के जंगल से उसे लाया गया था वहाँ के लोग उसकी पूजा करते थे। पर यहाँ रशियन एजेंट्स जिन्होंने डिमिट्री को क्रीचर को मारने का मिशन दिया था वो इस उम्मीद में थे कि डिमिट्री ने अपने मिशन को अंजाम दे दिया होगा और वो अब उसे एलिमिनेट करने के फिराक में, ताकि पीछे कोई सबूत ना छूटे। इसीलिए वो डिमिट्री को एक गुप्त लोकेशन पर कुछ काम के बहाने बुलाते और मौका मिलते ही उसे शूट करके जख्मी कर देते। लेकिन रिचर्ड जिसने डिमिट्री पर नजर बनाए रखा था वो भी वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों भी सोवियत एजेंट्स को मार गिराता है। पर अपने आखिरी समय में भी डिमिट्री रिचर्ड का मजाक उड़ाना नहीं भूलता कि वो जो खुद को इतना शातिर समझ रहा था, किसी सोवियत एजेंट ने नहीं बल्कि कुछ आम साफ सफाई करने वाली महिलाओं ने क्रीचर को उसके नाक के नीचे से उड़ा ले गए। जो जानते ही रिचर्ड का खून खौल उठता है और सबसे पहले जेल्डा के घर पहुंचता है और उसे डरा धमकाकर एलाइजा का पता लगा ही लेता है। पर तब तक एलाइजा क्रीचर को लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन एक नोट से रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो कहाँ गई होगी। वहीं एलाइजा भारी मन से क्रीचर को अलविदा कह ही रही होती है, पर तब बदले के आग में रिचर्ड पहले क्रीचर तो फिर एलाइजा को भी गद्दारी के अपराध में गोली मार देता है, जिससे दोनों भी आखिर में अपना दम तोड़ देते। लेकिन क्रीचर को यूं ही भगवान नहीं माना जाता था, वो अपने हीलिंग पावर्स की मदद से जैसे रेजरेक्ट हो जाता है, जिसके गन शॉट्स भी देखते ही देखते गायब हो जाते हैं। रिचर्ड अब एकदम बौखलाया, वो एक ही बार में रिचर्ड को हमेशा के लिए ऊपर भेज देता है, जो फिर एलाइजा को अपने गोद में लिए समुद्र में कूद जाता है। अब हम देखते हैं कि एलाइजा जिसके सांस थम चुके थे, क्रीचर की छूते उसके जान में जान आ जाती है और अब वो पानी में सांस भी ले पा रही थी, क्योंकि क्रीचर ने अपने जादुई शक्ति की मदद से उसके गले पर बने उन मांस को गिल्स में बदल दिया था, जहां से वो मछलियों की तरह सांस ले सकती थी। अब हमें समझ आता है कि आखिर क्यों उस पर वो पानी के बूंदे उसके इशारों को फॉलो कर रही थी, क्योंकि क्रीचर के साथ मेट करने से उसमें उसकी थोड़ी बहुत शक्ति आ चुकी थी। जिसी शक्ति से क्रीचर ने एलाइजा को एक एम्फीबियन लिविंग बीइंग में बना दिया, यानी कि अब दोनों भी समुद्र के अंदर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जिसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। पर वेट, जाइल्स और जेल्डा का क्या हुआ? क्या उन्हें भी जेल हुई? वेल, ये मूवी में साफ नहीं दिखाया गया, पर सिंस रिचर्ड बिना किसी को बताए छानबीन कर रहा था और कोई भी क्रीचर को ले जाते वक्त सिक्योरिटी कैमरास में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए किसी और को नहीं पता कि क्रीचर को गायब करने के पीछे इन दोनों का भी हाथ है, इसलिए शायद ही उन पर कोई मुकदमा चला होगा। अब आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। अगर हाँ दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।